नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL 2020 के टीयर 1 के 12 अप्रैल पहली शिफ्ट यानी जो CHSL 2020 का पहला शिफ्ट हुआ था उसके मैथ्स के क्वेश्चन पेपर की। ऐसे मैं सारे 36 शिफ्ट करवा दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल पर मैंने PDF ऑलरेडी शेयर कर रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके डाउनलोड करके खुद भी PDF से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं और इसकी मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। इस PDF में थोड़ी सी क्लैरिटी कम है तो बाकी आपको मैनेज करना है, बाकी सारे PDF बहुत अच्छे हैं। इस PDF में थोड़ा सा मैनेज करना है। क्योंकि इन ट्रायंगल ABC D and E are points on AB and BC respectively such that DE is parallel to AC. If DE is equal to 3 cm, AC is equal to 5 cm and area of trapezium ACED is equal to 32 cm square, then what will be area of triangle BD? ध्यान से देखिएगा, एक ट्रायंगल ABC आपका इस प्रकार से दिया गया है। ड्रॉ कर लीजिए। ABC आपका कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। लेकिन यहाँ पे AC के पहले DC को दिया गया है तो आप AC को नीचे बनाए, बेटर रहेगा। ये A है, ये C है, ये B है। कहा गया कि DE पैरेलल है AC के, ड्रा कर दीजिए। ड्रॉ कर दिया हमने, ये D है, ये E है, राइट। आपसे कहा गया DE इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये पैरेलल है तो इसको कुछ इस प्रकार से साइन बना दीजिए। DE इज इक्वल टू 3 दिया गया है, ठीक है। AC इज इक्वल टू 5 दिया गया है, AC इज इक्वल टू 5। तो कहा गया अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACD यानी जो नीचे वाला ट्रेपेजियम बन रहा है इसकी एरिया अगर 32 हो तो आपको BDE की एरिया निकालें। अब ध्यान से देखिएगा, अगर DE पैरेलल है AC के तो आपको पता चल गया कि ट्रायंगल BDE सिमिलर हो जाएगा कौन से ट्रायंगल के, बड़े वाले ट्रायंगल के, ट्रायंगल ट्रायंगल BAC के। और अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, यानी मैं अगर कहूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा BAC, ये कितना हो जाएगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर इसका आधार लें DE तो दूसरे वाले का भी आधार लेना पड़ेगा AC और इसके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, राइट। अब आप देखिएगा DE का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 बटे AC का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25। यानी आप देख पा रहे होंगे कि अगर ट्रायंगल BDE की एरिया 9 है तो ट्रायंगल BAC की एरिया 25 हो जाएगी। यानी BDE की एरिया अगर 9 है तो पूरे ट्रायंगल की एरिया 25। अगर पूरे ट्रायंगल की एरिया 25 है, ऊपर वाले पार्ट की एरिया 9 है तो नीचे वाले पार्ट की एरिया कितनी हो जाएगी 16। और नीचे वाले पार्ट की एरिया यानी कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल ACED दिया गया है इसकी एरिया 16 ना होकर 32 है, यानी इसका 2 गुना। तो आपसे पूछा गया ट्रायंगल BDE की एरिया, तो ट्रायंगल BDE की एरिया 9 होकर 9 का 2 गुना हो गया। देखो जो हमने ACED क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकाली वो 16 आई, जबकि 16 ना होकर वास्तव में 32 है, यानी 16 का 2 गुना। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि BDE की एरिया जो हमारी 9 है वो 9 ना होकर 9 का 2 गुना यानी कि 18 हो जाएगी। समझ आ गया। कहा गया कि इन द 5 डिजिट नंबर 4, 5, 7 AB इज डिविजिबल बाई 3, 7 एंड 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब देखो इस तरह के प्रश्न इस बार CGL में भी खूब पूछे गए हैं, यानी CGL 2020 में। ऐसा प्रश्न करने का आपको कुछ भी ट्रिक ना रटो, कोई ज़रूरत नहीं। अगर 3, 7, 11 से कट रहा है यानी कि 3, 7, 11 के प्रोडक्ट से भी कटेगा, यानी कि 3, 7, 11 के प्रोडक्ट से कटेगा, 3 गुणे 7 गुणे 11 यानी 231 से भी कटेगा। अब अगर 231 से कट रहा है तो आप एक संख्या बनाइए 4, 5, 7, AB की मैक्सिमम वैल्यू रख दीजिए। A की भी मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकते हैं, B की भी मैक्सिमम। अब इसको 231 से डिवाइड कर लीजिए। 231 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 231 आएगा, फिर घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 बचेगा, 5 में से 3 घटेगा 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 9 बार ले जाएँ तो ये 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 तियाँ 27 हो जाएगा और 9 दूनी 18 तो 20 हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे 9 में से 9, 16 में से 7 जाएगा 9, यहाँ पे 190 बचेगा। फिर ये आपका 9 बचा है दूसरा वाला। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये 8 बार जा रहा है, नहीं 7 बार जाएगा। 7 बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 यहाँ 21, 7 दूनी 14, 2 16। घटाइए तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 6 जाएगा 2, 292। अच्छा हमने थोड़ा 7 बार नहीं 8 बार ले जाओ, 8 बार ले जाते हैं तो 8 एकम 8, 8 तियाँ 24 और 8 दूनी 16 और 2 18। घटाएंगे तो आपका आएगा 1 और यहाँ पे से 10 में से 4 घटेगा 6। यानी आप देख पा रहे हैं कि
4, 5, 7, 9, 9 जो हमने मैक्सिमम वैल्यू रखी थी वो 231 से कट तो रही है, लेकिन 61 शेषफल दे रहे हैं। यानी कि अगर 61 कम होता तो ये संख्या पूरी पूरी 231 से कट जाती। 231 से कटने का मतलब है 3 से भी कटती, 7 से भी कटती और 11 से भी कटती। बस 61 घटा दीजिएगा, तो 61 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 4, 5, 7, 61 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा। यानी ये हमारी संख्या हो गई। यानी ए की वैल्यू ये वाली हो गई, बी की वैल्यू ये वाली हो गई। अब आपको जो निकालने कहा गया था वो निकाल लीजिए। ए का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस बी का स्क्वायर 3, 8 8 64 माइनस ए बी यानी 8 3 24, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 24 40 और 9 49 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इन सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 6.5 सेंटीमीटर, ये कॉर्ड ए बी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल। इफ टेंजेंट्स एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पी देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर। ध्यान से देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। कहा गया, पहले तो मैं फिगर ड्रा कर ले रहा हूँ, 1 मिनट। आपका फिगर ड्रा करने के बाद आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा। देखिएगा क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस 6.5 है, रेडियस 6.5 यानी कि दिस वन 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कहा गया ये कॉर्ड ए बी यानी एक जीवा ए बी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 यानी कि ये 2.5 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, कहा कि इफ टेंजेंट्स एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पी, ए और बी पे खींची गई स्पर्श रेखाएं पी पे काटती हैं, तो आपको पी की सेंटर से डिस्टेंस यानी ये वाली दूरी आपको बतानी है, पी ओ बतानी है, ठीक है। अब पी ओ निकालने के लिए अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए एम मान लूँ तो पी एम निकाल लेंगे और एम ओ जोड़ देंगे, हो जाएगा आराम से काम, ठीक है। अब देखिएगा, आपको पता है ये वाला 6.5 है, ये वाला 2.5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ए एम कितना हो जाएगा 6 पाइथागोरस से, ठीक है। अगर पी ए को मैं थोड़ी देर के लिए पी ए को ए मान ले रहा हूँ और ये पी इसका क्या नामकरण कर दूँ, के मान ले रहा हूँ। पी के को मैं एक्स मान ले रहा हूँ। मैंने क्या कहा, पी ए को मैंने ए मान लिया, पी के को एक्स मान लिया। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी क्या, कि अगर पी के और ये एल, मान लो पी के एल कोई सेकेंड है, पी के एल कोई छेदक रेखा है और पी ए स्पर्श रेखा है, तो आप कहेंगे पी के इंटू पी एल बराबर पी ए का स्क्वायर। आपने थ्योरम पढ़ी होगी, यानी ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाला इसका व्यास हो जाएगा। और व्यास कितना होगा अगर त्रिज्या 6.5 है, 13, यानी एक्स इंटू एक्स प्लस 13 बराबर ए का स्क्वायर, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हैं कि ओ के इसकी त्रिज्या है, देखिए ओ के इसकी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। इतनी दूरी 2.5 है, यानी इतनी दूरी कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ पे फिर से पाइथागोरस लगा दीजिए, किसमें, पी ए एम ट्राइंगल में। पी ए एम ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस आप लगाओगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। देखिए कौन से वाले ट्राइंगल में मैंने पाइथागोरस लगा दिया, इस ट्राइंगल में मैंने पाइथागोरस लगा दिया। तो बताइए 6 है, इतना 4 है, इतना वाला हिस्सा 4 है और ये वाला हिस्सा ए है, ये वाला 6 है, तो पाइथागोरस लगाए तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। बस काम खत्म हो गया। ए स्क्वायर की वैल्यू ये भी है, ए स्क्वायर की वैल्यू ये भी है, दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 13x, एक्स स्क्वायर प्लस 13x इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x और प्लस ये कितना हो जाएगा 36। एक्स स्क्वायर कट गया, यानी 5x बराबर कितना हो गया 16 36 52, यानी x बराबर कितना हो गया, डिवाइड करेंगे 10.4। अब x बराबर 10.4 हो गया तो आपसे क्या पूछा गया था, x बराबर 10.4 हो गया तो आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि p की सेंटर से डिस्टेंस। अब आपको पता है p की सेंटर से डिस्टेंस कैसे निकलेगी, इतना दूरी हो गई 10.4, ये त्रिज्या है 6.5, त्रिज्या देखिए के ओ कितना है 6.5, तो पूरी पी ओ कितनी हो जाएगी, पूरी पी ओ हो जाएगी 10.5, 10.4 प्लस 6.5, यानी कि पी ओ बराबर हो जाएगा आपका 10.4 प्लस 6.5 यानी कि 16.9। पाइथागोरस से आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी थ्योरम भी है इसके लिए, मैं वो थ्योरम भी करवा दूंगा, इस वजह से बेसिक से करवा रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। और अभी से अगर ट्रिक सीखने लग गए तो आप बाद में बेसिक भी नहीं समझ पाओगे। अगर ट्रिक की आदत अभी से पड़ गई तो बेसिक समझ नहीं पाओगे, इसी वजह से बेसिक समझा रहा हूँ। ट्रिक आपको बहुत सारी अपने मतलब ज्योमेट्री वाली प्ले लिस्ट खोलिएगा, उसमें बहुत सारी ट्रिक्स, हर एक क्वेश्चन की 2-2 3-3 ट्रिक आपको मिल जाएगी। अगर इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ ए मीटिंग बी सी एट डी, इफ ए बी इज इक्वल टू 15 बी सी इज इक्वल टू 10, लेंथ ऑफ बी डी इज 2 सेंटीमीटर लेस देन डी सी, देन लेंथ ऑफ ए सी क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, ये आपका कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ए डी बाइसेक्टर है किसका, ए का, ठीक है।
ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ ए मीटिंग बी सी एट डी, ठीक है। ए बी बराबर 15 दिया गया, बी सी इज इक्वल टू 10 दिया गया, पूरा ये 10 दिया गया, ठीक है। और बी डी की लंबाई जो दी गई है वो 2 सेंटीमीटर कम है डी सी की लंबाई से, यानी कि अगर बी डी 4 है तो डी सी 6 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 10 है। आपको ए सी की लंबाई निकालने को कहा गया। आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता होगा कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यानी अगर ये इसे समद्विभाजित करते हैं, यानी ए डी बाइसेक्टर है कोण ए का, तो हम कह सकते हैं ए बी बाई ए सी बराबर बी डी बाई डी सी। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी सी, ठीक है। तो ए बी बाई ए सी यानी 15 बटे समथिंग 15 बटे ए सी बराबर बी डी 4 बटे 6 यानी कि 2 बटे 3, यानी यहाँ से ए सी बराबर हो जाएगा 15 या 45 बटे 2 यानी कि 22.5। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमने कर लिया। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी, ए डी बाइसेक्टर होता है ए का। अगला प्रश्न देखिएगा कि सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू फॉर्म ऑफ स्मॉल स्फीयर्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, हाउ मेनी स्मॉल स्फीयर्स आर फॉर्म। देखो एक स्फीयर को पिघला के दूसरा स्फीयर बनाया जाता है, यानी कि दोनों का क्या कांस्टेंट रहेगा? तो वॉल्यूम, यानी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बराबर एन, मान लो छोटे गोले बनाए जाते हैं तो इनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एन 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। अब आपको एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? आर बाई आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब बटे स्मॉल आर क्यूब, या हम कह सकते हैं आर बाई आर का होल क्यूब। और इसी को मैं शॉर्ट ट्रिक अगर बताऊँ तो मैं सीधे कह देता है 12 में 2 से डिवाइड करो, क्यूब कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ट्रिक आगे 12/2, 6 का क्यूब 216, यानी कितने गोले बनाए जा सकते हैं? 216। कहा गया ये टैप कैन फिल अ टैंक इन 4 hours, another tap can fill the same tank in 6 hours. If both the taps are open together at the same time, then in how much time will the empty tank be filled completely? कहा गया एक टैंक है, मान लो ए 4 घंटे में भर देता है, दूसरा टैंक बी है जो 6 घंटे में भर देता है, तो दोनों मिलके आपको पता है अगर ये 4 घंटे 6 घंटे दोनों मिलके, अगर ए 1 घंटे बी घंटे दोनों मिलके कितने घंटे में? आप कहेंगे ए बी बट्टे ए धन बी घंटे में, यानी 4 छक्के 24 बटे 4 दूनी 10, यानी कि 12/5 घंटे में। 12/5 घंटे का मतलब हो गया 2 सही 2/5 घंटे, यानी 2 hours, और 1/5 घंटे 12 मिनट, तो 2/5 घंटे 24 मिनट, यानी 2 घंटे 24 मिनट में भर देंगे, ठीक है। डीआई के सारे क्वेश्चंस मैं बाद में कराऊंगा, डीआई की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो ये क्वेश्चन अभी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जब डीआई टॉपिक वाइज करेंगे तो डीआई इकट्ठे कर दूंगा, क्योंकि ऐसे डीआई कंपाइल भी हो जाएगा और आराम भी रहेगा। देखो कहा गया वैल्यू ऑफ दिस वन, वैल्यू निकालनी। आपको पता होगा कि कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा होता है कब? मतलब कॉसेक थीटा बराबर सेक फाई कह सकते हो, सेक फाई होता है कब? जब थीटा और फाई का योग 90 डिग्री हो। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 58 प्लस थीटा 32 माइनस थीटा, थीटा कट जाएगा, 58 32 90, यानी ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन 15 साइन 35 सेक 55 साइन 30 सेक 75। अब देखिएगा ये हो गया साइन 15, लिख लीजिए, ठीक है। अगर सेक 75 को मैं तोड़ूं तो आप कह सकते हैं सेक 75 को क्या लिख सकते हैं? सेक 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, यानी ये लिखा हुआ है कॉसेक 15, सेक साइन 15 इंटू कॉसेक 15 1। ऐसे साइन 35 सेक 55 को क्या लिख सकते हैं? सेक 90 माइनस 35, यानी कॉसेक 35, तो साइन 35 और कॉसेक 35 कट जाएगा, यानी आपका इधर बच रहा है केवल और केवल साइन 30, यानी आपका बच कितना रहा है? साइन 30। इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये कट गया, ये कट गया, साइन 30 की वैल्यू हाफ, तो आपका आंसर हाफ हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा कि सम ऑफ x इज डिवाइडेड अमंग a b and c such that ratio of shares of a and c is this one, b and c is this one. If the difference between shares of a and b is 240, then what is the value of x? कहा गया एक धन x है जो a b c के बीच में इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है कि a और c के जो शेयर का अनुपात है वो 8:7 है, यानी a 8 है तो c 7 है, ठीक है। और कहा गया b और c के शेयर का अनुपात 3:2 है, b और c के शेयर का अनुपात 3:2 है। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि c जब 2 है तो b की वैल्यू 3 है, और c 7 है तो a की वैल्यू 8 है। अब देखो 7 और 2 का एलसीएम ले लो, 14 हो जाएगा, यानी 14 बना लो इसको। 14 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करोगे 16 हो जाएगा, ये 2 से गुणा करोगे 14 हो जाएगा, यानी 16 14। अब इसको भी 14 बनाने के लिए 2 को 14 बनाने के लिए 7 से गुणा, यानी कि 2 7 या 21 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा। बस आपका अनुपात आ गया। यानी आपको पता है कि c के 14 होने पे a 16 है, c के 14 होने पे b 21 है, यानी कि a b c का अनुपात हो गया 16 21 और 14, ठीक है। a b c का अनुपात कितना हो गया? 16 21 और 14। अब आपको दिया क्या? आपको दिया गया कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के शेयर के बीच में डिफरेंस
कितने का है 16 21 माइनस 16 यानी कि 5, जो कि दिया कितना क्या है 240, यानी 5 बराबर 240, यानी 1 बराबर 48। अब 1 बराबर 48 हो गया तो आपसे x की वैल्यू, तो x मतलब टोटल धन, यानी कि आपको 16 + 21 + 14 की वैल्यू पूछी गई। तो आप जोड़ेंगे 35 6 41 10 51, 1 बराबर 48 तो 51 बराबर 51 गुणे 48, यानी कि यूनिट डिजिट 1 8 8, तो आपका एक ही यूनिट डिजिट 8 था, आपका आंसर हो गया। देख लो कहा गया कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल मीट एट पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल व्हेन प्रोड्यूस्ड इफ ए बी इज इक्वल टू दिस वन, पी बी इज इक्वल टू दिस वन, सी डी इज इक्वल टू दिस वन। तो आपको पी डी की लंबाई निकालनी है। ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त की बात की गई है। वृत्त की दो जीवाएं हैं जिनको बढ़ाने पे ए बी और सी डी को मिलाने पे ये पी पे मिलती हैं। ये ए बी आपकी होगी कुछ, ये आपकी सी डी होगी, ठीक है। ये देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। ये कहाँ पे मिलते हैं, पी पे मिलते हैं, राइट, आउटसाइड द सर्कल। कहा कि ए बी बराबर 9 है, यानी आप यहाँ पे कलर चेंज करके ए बी बराबर 9 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पी बी इज इक्वल टू 1/3 ए बी, यानी कि ये 3 है, पी बी इज इक्वल टू, ठीक है। सी डी इज इक्वल टू 5 है, सी डी इज इक्वल टू 5 है, तो पी डी की वैल्यू पूछी गई, पी डी एक्स मान लेते हैं। आपको ये थ्योरम मैं बता दूं कि अगर 2 सेकेंड यानी छेदक रेखाएं किसी वृत्त को छेद रही हों, यानी कि काट रही हों, यानी 2 सेकेंड्स अगर इंटरसेक्ट कर रही हो, तो पी बी इंटू पूरा भाग पी ए बराबर होता है पी डी इंटू पी सी। ये होता है, आपको पता होगा, यूनिवर्सल लॉ है। आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। पी बी कितना है, पी बी है आपका 3 इंटू पी ए 3 9 12 बराबर पी डी की वैल्यू है एक्स इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। यानी एक्स इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 36। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 यहाँ से निकालो, ऐसे करो, देखो यहाँ से 3 निकालो, 3 3 9 कर लो, ऐसे रहने दो। 3 यहाँ से निकालो, ये 3 3 9 कर लो, उसको 4 कर लो, यानी 4 इंटू 9, 9 को हम लिख सकते हैं 4 + 5, एक्स की जगह पे 4 रख दो, यानी एक्स की वैल्यू हो गई 4। तो एक्स हमने माना किसको था, पी डी को, तो आपका आंसर 4 हो गया। देखिए कहा कि रेनू 68% अपनी इनकम का खर्चा कर देती है, यानी रेनू की कुछ इनकम होगी जिसका वो कुछ खर्चा करती होगी, ठीक। इन एक्सपेंस यहाँ पे ई कर दे रहा हूँ और यहाँ पे सेविंग कर दे रहा हूँ, यानी 68% अगर खर्चा करेगी, 100 कमाएगी तो 68 अगर खर्चा करेगी तो बचेगा कितना, 32, ठीक है। अब कहा गया उसकी इनकम 40% बढ़ जाती है, यानी उसकी इनकम अभी हो जाती है 140, और उसका एक्सपेंडिचर 30% बढ़ जाता है, यानी 68 का 30% कितना हो जाएगा, 20.4 बढ़ जाता है, यानी कि 88.4 हो जाता है एक्सपेंस। तो अभी बचेगा कितना, यहाँ पे 11.6 इधर बचेगा, यानी 51.6 बच रहा है। घटा लीजिएगा आप। अब आपसे कहा गया कि जो आपका मतलब इसकी रेनू की सेविंग थी वो कितने % बढ़ जाएगी, 32 थी 51.6 हो गई, यानी कितनी बढ़ी, 19.6 से 19 से 32 का कितना % है, 32 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। निकालेंगे 4 8 32, 4 से 25 हो जाएगा, 8 से काटेंगे, या 8 से ना काटो, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से कटेंगे 4.9, 25 गुणे 4.9, यानी आप 25 गुणे 50 करेंगे, 1250, 1225 हो जाएगा, 1225 का आधा यानी कि 61.25 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरे 25 चौको 100, और ये आपका 1125 का आधा 61.25 हो जाएगा। कितना आया था, 25 गुणे 49/2, ऐसा तो था, गुणा कर लेते हैं, 25 गुणे 49/2, यानी 25 गुणे 9, 25 9 225 के 5 हासिलाई 22, 25 चौको 100 और 22 122, ये 1225 होगा, ठीक है। तभी ऐसे सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। ऑफ को सबसे पहले सॉल्व कर लिया करो, तो 2/3 ऑफ 1/3 लिखा है, इसका मतलब 2/9 हो गया। 13 सही 7/9 को आप सबसे पहले क्या करोगे, 9 13 9 117 और 7 124/9 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई आपका कितना है, 2/3 ऑफ 1/3, यानी 2/9 से डिवाइड करना है, और प्लस ये 2/3 गुणे 3 लिखा हुआ है, तो आप सीधे 2 लिख दो, डिवाइडेड बाई 7/5 ऑफ 325, ऑफ को सॉल्व करोगे तो 5 से कटेगा 65, 65 गुणे 7 यानी कि 455 मेरे ख्याल से, देख लीजिएगा, है ना, 7 6 42, ठीक है। और -20 धन 7 यानी कि -13 लिखा हुआ है, राइट। अभी देखिए डिवाइड करना है, यानी कि गुणा कर देंगे किससे, 9/2 से, 9/2 से गुणा करेंगे 9 9 कट जाएगा, 2 का 124 में भाग होगा 62 हो जाएगा, 2 64 हो जाएगा आपका ऊपर, बट ये आप अगर नीचे देखेंगे तो 442 हो जाएगा, 2 से काट देंगे, ऊपर 32 नीचे 221। ये सबसे कैलकुलेटिव पेपर्स में एक था, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा, ऐसा बताया जा रहा था आपको।
कहा गया रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू दी गई, आपको x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 पूछा गया। अब अगर रूट एक्स प्लस 1/√x दिया गया है तो आप x प्लस 1/x निकाल सकते हैं। यहाँ से x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, अगर रूट एक्स प्लस 1/x के हो तो आपका x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2, k का स्क्वायर 2 रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 12 माइनस 2 यानी कि 10। अब अगर x प्लस 1/x 10 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 2, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 यानी कि 98। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 98 हो तो एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 कितना हो जाएगा, 98 का स्क्वायर माइनस 2, 98 का स्क्वायर होता है 9604, उसमें से 2 घटाएंगे 9602 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहा गया ये बोट कैन गो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स। एक नाव है जो 15 किलोमीटर धारा की दिशा में और 8 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में। देखो अगर डाउन स्ट्रीम को मैं डी लिखूँ तो 15/d और 8 अप स्ट्रीम यानी 8/u बराबर 2, यानी अप स्ट्रीम स्पीड अगर u हो, डाउन स्ट्रीम स्पीड d हो, तो 15 को डाउन स्ट्रीम जाने में 15/d का समय लगेगा और 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 8/u का समय लगेगा, टोटल 2 घंटे। फिर कहा गया दूसरे केस में कि 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी 20/t प्लस 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी 12/u बराबर कितने घंटे का, 2 घंटे 50 मिनट यानी 2 सही 5/6 घंटे, 2 सही 5/6 घंटे को हम 17/6 घंटे लिख सकते हैं, राइट। व्हाट द स्पीड ऑफ बोट वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम। अब आपको डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड निकालनी, डाउन स्ट्रीम यानी कि डी की वैल्यू निकालें। डी की वैल्यू निकालने के लिए आप यू वाले को कैंसिल करना है, यू वाले को कैंसिल करने के लिए इसमें 3 से गुणा करोगे, इसमें 2 से गुणा करोगे, दोनों को घटा लोगे तो 15 3 45, 20 दूना 40 यानी 45/d माइनस 40/d यानी 5/d बचेगा, ये बराबर बचेगा 2 3 6 माइनस 17/3, 6 माइनस 17/3 करोगे तो 1/3 आएगा, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड बराबर हो जाएगा 5 × 3 यानी कि 15। यही आपका आंसर हो जाएगा। बेसिक से कौन कहता है आसानी से नहीं हो। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो मैं सीरीज कराता हूँ उसमें आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आपको डिट्टो मिल जाएंगे, बस डिजिट इधर उधर हो सकते, बाकी कॉन्सेप्ट सब कराए थे मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और सीजीएल में भी ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि 3√3x³ माइनस 8y³ इज इक्वल टू दिस वन, a² प्लस b² माइनस c² की वैल्यू बताओ। अब देखो आपको 3√3x³ किसका क्यूब लिखा हुआ है, √3x का होल क्यूब लिखा हुआ है, राइट। माइनस 8y³ किसका क्यूब लिखा हुआ है, 2y का होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस बी यानी कि √3x माइनस 2y ब्रैकेट में a² यानी कि √3x का स्क्वायर यानी कि 3x² प्लस b² यानी कि 4y² प्लस ab यानी कि प्लस 2√3xy। अब आप कंपेरिजन कर दो यानी तुलना कर दो, तो आप अगर तुलना करोगे तो ए वाई की जगह पे -2y है यानी कि a बराबर -2 मिल गया, राइट। आप देख पा रहे होंगे y² का गुणांक b है, यहाँ पे 4 है यानी b बराबर 4 हो जाएगा, राइट। और cxy बराबर 2√3xy यानी c बराबर 2√3 है, राइट। आप देखिएगा आपको कहा गया a² यानी -2 का स्क्वायर 4 प्लस b² यानी कि 16 और माइनस c² यानी 2 दूनी 4 3 12 यानी कि 4 4 8 आपका आंसर हो गया। देख लो ये भी प्रश्न बहुत निराला है। कहा गया 3x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो आपको वैल्यू निकालनी है 27x³ 54xy प्लस 30 माइनस 8y³ की। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 3x माइनस 2y और इसी का क्यूब, देखो 3x का क्यूब इधर है, 8y और 2y का क्यूब इधर लिखा है, यानी आप कह सकते हैं यहाँ से 3x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना दिया गया -3, राइट। अब देखो वैल्यू पुट भी करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं वैल्यू नहीं पुट करूँगा, मैं सीधे बेसिक पे आ जाऊँगा। क्यूब कर दो तो ये हो जाएगा 27x³ a³ माइनस b³ यानी -8y³ माइनस 3ab यानी -3 इंटू 3x इंटू 2y इंटू a माइनस b यानी कि 3x माइनस 2y जिसकी वैल्यू -3 है बराबर -3 का क्यूब यानी -27 हो जाएगा। यानी आपका हो गया 27x³ माइनस 8y³ माइनस 3 3 9 और दूनी 18 3 54 यानी कि प्लस 54xy यानी 27x³ माइनस 8y³ प्लस 54xy बराबर कितना हो गया -27। आपका इतना इतना और इतना की वैल्यू -27 प्लस 30 यानी -27 प्लस 30 कितना हो जाएगा 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न डी आई है, इसको डी आई वाली लिस्ट में करेंगे। देखो tan थीटा प्लस कॉट थीटा यानी tan थीटा प्लस 1/tan थीटा यानी कि ये आपको दिया गया tan थीटा प्लस 1/tan थीटा यानी आप समझ सकते हो कि x प्लस 1/x बराबर 3 दिया गया है। आपसे x² प्लस 1/x² पूछा गया, अगर x प्लस 1/x 3 है तो x² प्लस 1/x², 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 यानी कि 7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
कुछ लोग ऐसे बताएंगे ये पेपर इतना कठिन आया था। भाई साहब देख लो कैसा पेपर आया था आपका, क्योंकि इफ़ ए पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट 350 इज ऑफर्ड एट 308 देन व्हाट विल बी डिस्काउंट परसेंटेज। 350 लिखा था, 308 में बेची गई, डिस्काउंट कितने का दिया गया, 42 रुपये का, कितने पे, 350 पे, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 42/350 गुणे 100, 50 से कटेंगे 2 हो जाएगा, 50 से कटेंगे 7, 7 छक्के 42, 6 दूनी 12%, राइट। ये प्रश्न करवाने का मेरा तरीका वही बेसिक वाला है, क्योंकि एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज 48.2, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 इज दिस वन, दैट ऑफ नेक्स्ट 22 इज दिस वन, द 38th नंबर इज 1 मोर देन 39th नंबर एंड 39th नंबर इज 3 लेस देन 14th नंबर, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ 39th एंड 14th नंबर। देखो अगर 40 संख्याओं का औसत दिया गया है, फिर पहली 15 का औसत दिया गया, फिर अगली 22 का औसत दिया गया, अगर 38वीं संख्या एक ज़्यादा है 39वीं संख्या से, 39वीं संख्या जो है वो 40वीं संख्या से 3 कम है, तो आपको 39वीं और 40वीं संख्या का एवरेज निकालना है। बहुत आसान सा प्रश्न है। तो 40 संख्याओं का अगर एवरेज 48.2 है तो योग कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल 40 कितना हो जाएगा, योग बराबर होता है नंबर ऑफ नंबर्स इंटू एवरेज, यानी कि संख्याओं की संख्या इंटू एवरेज। 40 गुणे 48.2 करने के लिए 4 गुणे 482 लिख सकते हैं, यानी 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 चौको 16 और 3 19, यानी कि सबका योग 1928। ठीक है, पहली 15 का औसत अगर 45 है तो सम ऑफ फर्स्ट 15 कितना हो जाएगा, 15 गुणे 45 यानी 675, राइट। कहा गया दैट ऑफ नेक्स्ट 22 इज 50.5, यानी कि अगली 22 का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 22 गुणे 50.5, यानी 11 गुणे आप कह सकते हैं 1010, यानी कि या 22 से गुणा कर लो, 22 पंचे 110, इसको कर सकते हो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और गुणे 11 कर लो। ठीक है, यानी 11वां ये हो जाएगा 101, यानी कि 1111 हो जाएगा। ठीक है, 1111 हो जाएगा। और कहा कि 38वीं संख्या जो है, देखो 15 इधर हो गई, 22 इधर, यानी 37 हो गए। अब 38वीं संख्या की बात की गई, यानी 38वीं संख्या 39वीं संख्या से एक ज़्यादा है, यानी कि अगर हम 39वीं संख्या माने, 39वीं संख्या अगर हम x माने तो 38वीं संख्या कितनी हो जाएगी, इससे एक ज़्यादा, यानी कि x+1। और कहा गया 39वीं संख्या से 39वीं संख्या 3 कम है 40वीं संख्या से, यानी कि 40वीं संख्या इससे कितना ज़्यादा हो जाएगी, हम कह सकते हैं अगर 39वीं संख्या 40वीं संख्या से 3 कम है, 39वीं संख्या जो है वो 40वीं संख्या से अगर 3 कम है तो हम कह सकते हैं 40वीं संख्या 39वीं संख्या से 3 ज़्यादा होगी, यानी ये हो जाएगी x+3। अब आप देखें अगर, तो देखिए 15 इधर है, 22 इधर है, 37 हो गए, 38, 39, 40, यानी आपको 40 संख्या मिल रही। अब 40 संख्याओं का अगर योग निकालना है, 675 कर लो, 1111 कर लो, x+1 x+3 कर दो, तो ये 40 संख्याओं का योग आ जाएगा, यानी जोड़ोगे तो हो जाएगा 675, 1 676 और 3 679, यानी 679 में आपको जोड़ना कितना है, 1111। आप जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 1790 और +3x, 1790 + 3, और ये बराबर किसके हैं, 40 संख्या के योग के, यानी 1928 के। यानी यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा, घटा लीजिए 1790 को इसमें से, 1790 घटा लीजिए, यानी हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ पे बचेगा कितना, 8 में से 7 जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3, 46 हो जाएगा। अब x बराबर अगर 46 आ गया, आपसे कहा गया था कि 39वीं और 40वीं संख्या का एवरेज निकालो। 39वीं संख्या x है, 40वीं संख्या x+3, दोनों का योग 2x+3, 2 से डिवाइड करेंगे x+½ 1.5, इतना एवरेज हो जाएगा। x की वैल्यू 46 है तो एवरेज कितना हो जाएगा, 46 और 1.5 47। बेसिक से, इतने बेसिक से जाकर ढूंढ लेना कौन पढ़ा रहा है आपको। अगला क्वेश्चन DI है, छोड़ते हैं। देखो ये प्रश्न देख लो, आसान सा प्रश्न है। अगर व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ दिस वन फॉर 2 and 2 by 5 years at 15% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। देखो आपको एनुअल मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है, 2 सही 2/5 सालों का 15% की ब्याज दर पे 46,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया। अब देखो अगर मैं बात करूँ कि अगर पूरे साल के लिए 15%, 2/5 साल के लिए कितना हो जाएगा 6%, यानी आपको बस क्या निकाल लेना है, आपको पता है पहले साल के लिए 15%, दूसरे साल के 15% और तीसरे 2/5 साल के लिए 6%, इतना टोटल ब्याज मिलेगा। यानी 15% पहले साल, 15% दूसरे साल, 6% तीसरे साल। इसका सक्सेसिव निकाल लो तो 15 और 15 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 32.25। सक्सेसिव निकालना आता है ना, x+y + xy/100, और 32.25 और 6 का निकाल लो तो 32.25 + 6 + 32.25 गुणे 6/100, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 × 18 और ये आप गुणा कर लीजिए, नहीं हो गया 32.25 गुणे 6/100, ऐसा करके कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आप 32 से 38 हो जाएगा, 38.25 और ये प्लस ये आपका कुछ
यहाँ से ऐसे हटाओ, ये 2 जीरो बढ़ा दो, 25 से काटोगे 4, ये 400 हो जाएगा, 25 से काटोगे 25 का नंबर 25, 7 72, 25 2 9 50, 25 9 यहाँ 225, ठीक है। और 9 2 11 1 12, जो 3 से कट रहा है, ठीक है। यानी ये आपका हो जाएगा 6, 2 3 6, 2 से 200 हो जाएगा, गुणा करोगे तो 387 हो जाएगा। 387 को 200 से डिवाइड करना है, यानी 2 से डिवाइड कर लो, यानी ये हो जाएगा 1.935, ऐसा करके कुछ हो जाएगा, ठीक है। 6 3 18, 6 2 9, ठीक है। तो ये आपको जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 38 1 39 हो जाएगा, 39 1 40 हो जाएगा, यानी 40 पॉइंट, ये आपका 5 हो जाएगा, 5 3 8 दोनों 11, यानी 40.185% ब्याज मिलेगा। आपको पता है इसका 10% 460 है, वो कितना है 10%, 4600 है। 40% कितना हो जाएगा, गुणे 4 कर लो, गुणे 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 छक्के 24, 4 चौको 16, तो 18। और आपको पता है अगर इसका 1% 460 है तो 0.1% कितना हो जाएगा, 46 के आसपास, यानी कि 46 से थोड़ा, 46 दूना 92 के अराउंड आ जाएगा। देखो अगर 0.18 की बात करूँ तो ये लगभग 0.2 के करीब है। और देखो इसका 1% कितना हो जाएगा, 460, तो 0.1% कितना हो जाएगा, 46, तो 0.2% कितना हो जाएगा, 92, यानी 18,492 के करीब। तो 18,492 के करीब आपका एक ही आंसर है, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते थे, या आप कह सकते थे कि भैया देखो आपको 15% ब्याज मिलता है, यानी 23/20 पहले साल हो जाएगा, दूसरे साल फिर इसका 23/20 हो जाएगा, और जब 2/5 साल की बात करेंगे तो 6% ब्याज मिलेगा, यानी कि 50 अगर होता तो हमारा 53 हो जाता, और इसमें से एक घटा तो इतना ब्याज मिलने वाला है, कितना, 46,000 में गुणा कर दो, इतना ब्याज मिलने वाला है। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज आप सक्सेसिव से कर लो। देख लो क्या गया, tan 3 थीटा इज इक्वल टू दिस वन, थीटा एक्यूट एंगल है, sin 4 थीटा की वैल्यू बताओ, sin 45 cos 45, दोनों की वैल्यू 1/√2 1/√2, तो गुणा होकर 1/2 हो जाएगा। cos शॉर्ट भी 1/2 होता है, तो ये 1/2 धन 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये इतने पूरे की वैल्यू 1। tan 3 थीटा बराबर 1, यानी थीटा बराबर कितना हो गया, अरे tan 3 थीटा 1, यानी tan 3 थीटा 45, यानी 3 थीटा बराबर 45, थीटा बराबर 15, थीटा 15 हो गया, sin 4 थीटा यानी sin 60√3/2, राइट। कहा गया बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 3150 ए शॉपकीपर अर्न्स 5% प्रॉफिट, फॉर हाउ मच मनी शुड ही सेल द आर्टिकल इन ऑर्डर टू गेन 8%। क्योंकि 5% प्रॉफिट लेने के लिए 3150 का बेचता है, अगर 8% गेन लेना है, यानी कि अगर 100 का खरीदता 5% गेन लेने के लिए 105 का बेचेगा, 105 आपको 3150 दिया गया है, 3150, यानी कि 1 बराबर 30, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 3000। अब वस्तु का क्रय मूल्य 3000 हो गया, 8% प्रॉफिट चाहिए, 1% 30, 8% 240, यानी टोटल कितने में बेचना पड़ेगा, 3000 + 240 में। अगला प्रश्न DI है तो खत्म, पहली शिफ्ट खत्म, अब सेकंड शिफ्ट पे आएंगे, ठीक है। तो ये थे पहले शिफ्ट के जो भी प्रश्न थे वो मैंने करवा दिए, DI आपको अलग से करवा दूंगा, बाकी टॉपिक वाइज सारे शिफ्ट का होगा, बाकी अगली शिफ्ट का वेट करें, बहुत जल्द वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जब अगर आप बहुत बाद में देख रहे होंगे, जैसे मैं ये अगस्त 19 या 20 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज मुझे डेट भी नहीं याद है क्योंकि ऑफिस की छुट्टी याद रहती है बस, तो बाद में प्लेलिस्ट बन चुकी होगी, आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में CHSL 2020 शॉर्ट पेपर्स के नाम से ऐसा कुछ प्लेलिस्ट बना दूंगा, उधर देख लीजिएगा, सारी शिफ्ट आपको मिल जाएगी। और शिफ्ट वाइज आने के बाद आपको टॉपिक वाइज भी आ जाएगा, मतलब विदिन 1 मंथ सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा, अगर बहुत बाद में देख रहे हैं ये वीडियो देख लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। जब टॉपिक वाइज हम करेंगे तो वहाँ पे ट्रिकी अप्रोच जरूर ऐड करेंगे, इसी वजह से मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि 0 से स्टार्ट करने वाले लड़के को भी समझ